हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की विज्ञान है, उसके हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हम एक पार्ट से लेकर 15 पार्ट तक के पूरे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पूरे ओटी एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को की जो वीडियो है उसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बने रहिए, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाले हैं एक पार्ट से लेके 15 पार्ट तक के पूरे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत सरल है। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं आपकी कितनी? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो कौन सा होता है सबसे न्यूनतम रिक्त स्थान? ठीक है, तो किस में होता है न्यूनतम रिक्त स्थान आपका? इसमें, किसमें? ठोस में न्यूनतम होता है। फिर क्वेश्चन आता है आपका क्या, कि पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ितता होती है। तो ये आपकी किस में होती है? ये भी आपकी ठोस में ही होती है। फिर क्वेश्चन आता है 4th नंबर का आपका, कि सर्वाधिक विसरण का गुण वाला पदार्थ है। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है विसरण? गैस में। विसरण का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो किस में पाया जाता है? गैस में। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर, की पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर, परंतु आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। उसका क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। तो वो होता है आपका क्या? द्रव। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा ये छठा प्रश्न ये रहा। यहाँ से देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, कि न्यूनतम विसरण गुण का पाया जाता है ना, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे इसमें ठोस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, कि गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है। तो कौन से गुण के कारण रखा जाता है उसको? तो संपीड़ितता के कारण उसको भरकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। अगला प्रश्न आता है 9वां वाला, क्या, कि निम्नलिखित में से अधिक संपीड्य होता है। अधिक संपीड्य कौन होता है? तो आपका इसमें से होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा संपीडित होता है, उसको सबसे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान क्या है? थोड़ा सा हम इधर करेंगे इसको और हम लिखेंगे। अब पहला रिक्त स्थान क्या है आपका? क्वेश्चन पूछता है कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, इसका खालिस्तान कहलाता है। तो इसका कहलाता है गलनांक। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। बर्फ का गलनांक कितना होता है? अभी हमने पढ़ा था 273.15 केल्विन होता है। फिर तीसरा है कि केल्विन का मात्रक। केल्विन का मात्रक कौन होता है? ताप होता है। केल्विन का मात्रक क्या होता है? ताप होता है। केल्विन का मात्रक होता है ताप। उसके बाद आता है हमारा क्या यहाँ पर, कि अगला क्वेश्चन, की ठोस पदार्थ डाइऑक्साइड को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो क्या नाम से है? ट्राई आइस। क्या नाम से? ट्राई मतलब ड्राई है ना, ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो 3 अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी यहाँ पर क्या, जोड़ियाँ। क्या लिखा है जोड़ी में, कि सबसे पहले कॉलम ए कॉलम बी। ठीक है, तो हमें सामने आमने सही करके रखना पड़ता है, पर यहाँ पर ये गलत लिखी हुई हैं तो हम इसको क्रॉस में करेंगे। पर आप पेपर में क्या ना करना, सामने उसको लिखना। जैसे सबसे अधिक संपीड़ित कौन हो सकता है? गैस सबसे अधिक संपीड़ित हो सकती है। 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, फिर पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती? पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं, 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है आपका क्या, कि बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273, ये हो गया हमारा 3। फिर आता है ड्राई आइस। तो ये होता है हमारा कौन? CO2 मतलब गैस होता है, ये हो गया हमारा 4। फिर आता है जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। तो ये हो गया हमारा 5। तो ये हमारे क्या हो गई? जोड़ियाँ हो गई। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्या, सत्य या असत्य। ठीक है,
पहला प्रश्न है हमारा क्या कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, तो सही है ना, बात सही है, सबसे तीव्र होती है इसमें। फिर आता है बाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, तो यह सही है, बाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। तीसरा प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस द्रव में क्या, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना कहाँ बदल जाते, सीधे गैस में बदल जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, बात सही है। ठीक है, फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन के सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता, सतह अगर बढ़ेगी तो बाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी, घटेगी क्यों, है ना, तो गलत हो गया। अगला है प्रश्न कि दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है, क्या बढ़े, या तो दाब बढ़े और तापमान क्या हो, घटने लगे, तो द्रव क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा, तो सही है बात। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आता है एक वाक्य में उत्तर। तो मैं आपको एक अलग से अभी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा इसके बाद, उसमें आपके एक वाक्य में सारे प्रश्न होंगे, क्या होंगे, एक वाक्य के सारे प्रश्न होंगे, इसमें हम इस वीडियो में हम 70 तक ही करेंगे, उसके बाद हम एक वाक्य वाले अलग से करेंगे। इन क्वेश्चनों को मैं सारे को आपको एक वाक्य में अलग से करा दूंगा। ठीक है, इसमें मैं आंसर आपको लिख के दूंगा, इसमें टाइम लगेगा लिखने में। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आता है हमारा कौन सा, सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर की यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या है कि हमारे आस पास के शुद्ध पदार्थ शुद्ध है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहला प्रश्न यहाँ पर है हमारा क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, तो आपका कहलाता है आ वाला, तो विलयन कहलाता है। दूसरा प्रश्न है आपका कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं विलायक। तीसरा है कि टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है, ठीक है, कौन है, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है, तो कौन है आपका, आयोडीन है, कौन है, आयोडीन। चौथा है हमारा कि सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो क्या होता है, CO2 विलय होता है। अगला आता है यहाँ पर देखो 5वां नंबर का, क्या लिखा है कि वायु एक विलयन है, वायु एक विलयन है, तो कैसा विलयन है, गैस में गैस का विलयन है, गैस में गैस का विलयन है। फिर क्वेश्चन है 6 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। ठीक है, तो इन सब में से ऊर्ध्वपातित कौन हो सकता है, तो ये सारे हो सकते हैं, नेपथलीन भी हो सकता है, एंथ्रासीन भी हो सकता है और अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आएगा कि 7वां नंबर का कि आयोडीन क्या हो जाएगा, फिर आपका आयोडीन का टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है, तो किसको घोलने पर बनता है, तो ये 7वें में से आपका हो जाएगा क्या, दा हो जाएगा, अल्कोहल में आयोडीन को घोलने से ये बन जाता है। 8वां प्रश्न आता है हमारा क्या कि मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, केवल रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में क्या है, तो पहला रिक्त स्थान है हमारा कि फोम रबर एवं स्पिच में परिक्षेपण माध्यम कौन सा होता है, तो ठोस परिक्षेपण माध्यम होता है, ठोस। ठीक है, उसके बाद अगला आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है, इसमें क्या होता है हमारा, द्रव होता है, क्या होता है, द्रव होता है। तीसरा आता है कि टिंडल प्रभाव खाली स्थान विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है, तो कौन सा, कोलाइडी, है ना, कोलाइड विलयन के द्वारा। फिर आता है कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को खाली स्थान विधि से पृथक किया जा सकता है, तो कौन सी विधि, आसवन विधि, है ना, आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है अपन को इसको, है ना। उसके बाद यहाँ पर अगला आता है हमारा कौन सा नंबर का कि 5वां नंबर का कि डाई के घटकों रंगों को खालिस्तान विधि से पृथक किया जा सकता है, कौन सी विधि है वो, क्रोमेटोग्राफी, कौन सी है, ये हो जाएगी आपकी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, 6 नंबर पर कोलाइड एक मिश्रण है, कोलाइड एक कैसा मिश्रण है, तो बिस्मांगी, कैसा है, बिस्मांगी है, बिस्मांगी है। फिर आता है 7वां कि दूध एक विलयन है, तो दूध एक विलयन है, कैसा विलयन है, कोलाइड विलयन है, कौन सा है, कोलाइड विलयन है। फिर आता है कि ग्रीक में क्रोमा
का अर्थ होता है, क्या होता है ये आपको बताना है क्या होता है। तो बाद हम यहाँ पर आते हैं किस पर, जोड़ी पर। किस पर आते हैं, जोड़ी पर। तो सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी हमें मिलाना है। तो ब्रोमीन क्या हो जाता है हमारा, ब्रोमीन हो जाता है हमारा अधातु। कहाँ है ब्रोमीन, ये है हमारा अधातु पहला। दूसरा है जल, जल क्या होता है, यौगिक होते हैं जल में, तो ये जल हो गया हमका यौगिक। फिर आता है तन्यता, तन्यता किस में पाई जाती है, धातुओं में पाई जाती है, तो ये हो गया हमारा तन्यता। और तन्यता के बाद ये तन्यता है ना। फिर आता है मिश्रण, तो मिश्रण क्या होता है हमारा, तो वायु हमारी क्या होती है, मिश्रित होती है, मिश्रण हो गया। फिर आता है कॉलाइड, तो कॉलाइड क्या होता है हमारा, दूध कॉलाइड विलयन होता है, तो ये 5 हो गए। इस प्रकार से ये जोड़ी बन जाएंगी। अब आते हैं यहाँ पर सत्य असत्य की बात। तो क्या लिखा हुआ है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, सही है, होता है। दूसरा है कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा है कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं ना मिश्रण में। फिर आता है उसके बाद चौथा कि यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा। पांचवा है कि मिश्रण में से एक अधिक, मतलब मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये भी असत्य हो जाएगा, मतलब असत्य, ठीक है। ये एक वाक्य में उत्तर है, मैं इनको आपको एक अलग वीडियो में करवाऊंगा। अब आते हैं हम अगले चैप्टर पर। कौन सा चैप्टर है हमारा, अब तीसरा चैप्टर। क्या नाम है इसका, परमाणु एवं अणु। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका, बताओ। तो पहला है आपका अणु कहलाता है, 2 या 2 से अधिक का अणु कहलाता है। फिर आता है इसमें दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है, कितनी, 2 होती है, तो किसकी होती है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की 2 होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो मैग्नीशियम का Ml मतलब MgCl2 होता है। फिर आता है चौथा प्रश्न है कि अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है आपका NH4 होल ट्वाइस SO4, ये होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में है कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है आपका कौन सा, NaNO3। फिर आता है मतलब छठा प्रश्न कि एवोगैड्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या होती है, तो कौन सी होती है आपकी, ये वाली 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये होती है। फिर आता है आपका क्या, 7 नंबर का कि नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता होती है, तो कितनी होती है ये हमारी, तो ये होती है आपकी द्विपरमाणुक होते हैं। फिर आता है हमारा 8वां प्रश्न, क्या लिखा है, जिंक धातु का प्रतीक है, तो जिंक धातु का प्रतीक कौन है आपका, Zn। फिर आता है आपका कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन, तो जॉन डाल्टन ने इसका प्रतिपादन किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है आपका कौन सा नंबर, तो ये आपके 2 प्रश्न और बच रहे हैं। तो क्या लिखा है आपका कि ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये आपको बताना है। और एक ये बताना है कि H2O अणु का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ये 2 प्रश्न आपको बताना है, ये होमवर्क में है, कुछ प्रश्न आपको भी करना पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये 2 प्रश्न और हैं, ये 2 प्रश्न भी आपको करना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम आप यहाँ पर आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या है यहाँ पर, पहला है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। वैसे तो ये सब हो जाएंगे आपके यहीं की यहीं, ठीक है, जब मैं छुड़वा रहा हूँ तो कुछ इसमें भी हैं। दूसरा है आपका क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो आपका होता है Ca, यहाँ लिखो CaOH का O ऐसे CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है। फिर आता है कि सल्फर का संकेतक क्या होता है, सल्फर का संकेतक होता है S2-1। फिर उसके बाद आता है आपका 5वां प्रश्न फिर उसके बाद आपका आता है 6ठा प्रश्न, किसी तत्व के संयोजन क्षमता उस तत्व की खाली स्थान कहलाती है, तो क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, संयोजकता, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि संयोजकता कहलाती है। उसके बाद अगला आता है 7वां कि सोडियम का प्रतीक होता है, तो सोडियम का प्रतीक कौन होता है, Na होता है सोडियम का
प्रतीक, सल्फर का प्रतीक सल्फाइड का है वो, ठीक है, अगर सल्फर का होता तो ऐसा हो जाता। फिर आता है 8वां कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात होता है, कितना होता है, 2:1 होता है। फिर आता है कि CaCO3 यौगिक का नाम क्या है, कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर आता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, AlCl3 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका 11वां नंबर का कि पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या होती है, तो 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻²³ होती है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्या, सही जोड़ियाँ पर। तो सही जोड़ी हमें मिलाना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या, नमक, और भी यहाँ पर जोड़ियाँ हैं नीचे तक दी गई हैं, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, जो जो है वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पर, क्या कि नमक, नमक और स्वर्ण। तो नमक देखो, नमक कहाँ है आपका, NaCl, ये नमक हो गया आपका, नमक हो गया ना। फिर आता है आपका स्वर्ण, तो Au कहते हैं, Au है इसमें, तो स्वर्ण है तो ये Au हो गया, दूसरा हो गया। फिर आयरन, आयरन Fe है, पर Fe है कहाँ, नीचे है Fe, तो आयरन का क्या हो जाता है, Fe हो जाएगा। फिर कार्बन का क्या होता है, कार्बन का आपका होता है 12U, कहाँ है 12U, तो ये कार्बन का 12U, ये रहा नीचे, मतलब जिसको हम I कह रहा है, कार्बन का ये I हो गया, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का आपका द्विपरमाणविक होता है, तो हाइड्रोजन का द्विपरमाणविक। कोबाल्ट का क्या होता है, CO, कोबाल्ट हो जाता है। फिर हाइड्रोजन का क्या होता है आपका, हो गया कोबाल्ट हो गया। फिर एवोगैड्रो स्थिरांक हमारा क्या है, ये रहा एवोगैड्रो स्थिरांक। फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन कौन है, ये रहा एल्यूमिनियम आयन। हाइड्रोजन परमाणु कौन है, 1U है हाइड्रोजन परमाणु। फिर उसके बाद आता है आपका, कुछ बचा, अब आपका कुछ भी इसमें नहीं बचा, ठीक है। तो ये हमारी जोड़ियाँ हो गई, ठीक है। हीलियम और बचा है, तो हीलियम का क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हीलियम हो जाएगा 1 परमाणु, तो 1 परमाणु बचा था ना, तो ये किसका हो जाएगा, ये हीलियम का हो जाएगा, हीलियम, ठीक है, हीलियम का हो जाएगा ये वाला। और चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर ये एक वाक्य में उत्तर है, अब हम इसको अगली वीडियो में आपको करके बताएंगे। देखो इतने सारे एक वाक्य में उत्तर हैं, अब इतने सारे कैसे हो पाएंगे एक बार में, है ना, इसलिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगी। चलिए अब हम आते हैं अगले चैप्टर पर, 4th नंबर का, क्या नाम है, परमाणु की संरचना। तो सबसे पहला है इसके केनार रे की, मतलब कैनाल रे की खोज किसने की थी, सबसे पहले हमें इसको बताना है। तो ये हमारा ए है, E गोल्डस्टीन ने की थी। फिर होता है कि कैनाल रे होती हैं, कैनाल रे कैसी होती हैं, तो ये आपकी होती है धन आवेशित होती हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सब जानते हैं, जे थॉमस ने। फिर अगला आता है 4th नंबर का कि अल्फा कण होते हैं, तो अल्फा कण कैसे होते हैं आपके, द्विआवेशित हीलियम होते हैं। फिर आता है 5वां प्रश्न कि किसी परमाणु का केंद्रक होता है, तो ये आपका होता है धन आवेशित होता है किसी भी परमाणु का केंद्रक। फिर आते हैं यहाँ पर आपके सही खाली स्थान, ठीक है। तो खाली स्थान में पहला प्रश्न है आपका कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां दूर करने का प्रयास खालिस्तान नामक वैज्ञानिक ने किया था, किसने किया था, बोर साहब ने किया था, किसने, बोर साहब ने। Mg की संयोजकता होती है, कितनी होती है, +2 होती है, +2 होती है। तीसरा प्रश्न है कि किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व का खालिस्तान होती है, परमाणु क्रमांक क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है, परमाणु क्रमांक होती है। फिर उसके बाद अगला आता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, परमाणु भार, परमाणु भार कहा जाता है, परमाणु भार। फिर अगला आता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3, कितनी होती है, 3 होती है। अगला आता है आपका क्या कि क्लोरीन के खालिस्तान समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के जो खालिस्तान जो होते हैं ना, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं। फिर अरे ये वाला छूट गया, देखो सबसे पहले 5वां था कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, तो ये हो गया आपका 3, है ना। छठा है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण, तो ये समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। 7वां है कि क्लोरीन के खालिस्तान समस्थानिक होते हैं, ठीक है, तो कितने होते हैं,
आपके, तो ये आपके 2 होते हैं। फिर 8वां आता है कि वैज्ञानिक खालिस्तान ने यह प्रस्ताव किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में से धसे होते हैं। ठीक है, तो ये 8वां है। तो किसने किया था? ये थॉमसन ने किया था, थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने किया था ये। फिर उसके बाद अगला आता है हमारा क्या, यहाँ पर 9वां है ना, 9 नंबर का आता है। क्या लिखा हुआ है कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की खोज संभव हो पाई। किसकी? नाभिक की, नाभिक की खोज संभव हो पाई। फिर अगला प्रश्न आता है कि न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान द्वारा की गई। कौन ने की थी? चैडविक ने, है ना। तो चैडविक, ये याद कर लेना, चैडविक ने की थी। 11वां नंबर है कि एक न्यूट्रॉन में खालिस्तान आवेशित होते हैं। तो एक न्यूट्रॉन में कितने होते हैं? 0 होते हैं। 12वां प्रश्न होता है कि परमाणु का नाभिक खालिस्तान होता है, कैसा होता है? धनावेशित, धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा क्या, 13वां, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर खालिस्तान मार्ग में चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? गोलाकार। क्या लगाते हैं? गोलाकार। इसी को हम क्या कहते हैं? गोलाकार को ऐसे चक्कर लगाते हैं ना, वो बनी होती है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं इसको अपन। फिर अगला प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन पर खालिस्तान आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेशतान कैसा होता है? ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है या ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न आता है कि घेंगा रोग के इलाज में खालिस्तान के समस्थानिकों का उपयोग होता है। किसका होता है? आयोडीन का, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अष्टम नियम के अनुसार परमाणु के 72 कोश में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर आता है कि हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? 6 होती है। हीलियम की संयोजकता 0 होती है। कितनी होती है? हीलियम की संयोजकता 0 होती है। 18वां है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है। फिर आता है उसके बाद हमारा अगला 19 कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, कितना होता है? 2, 8 और 1, ये होता है इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम सही जोड़ियों पर। तो सही जोड़ी देखो, सबसे पहला क्या लिखा है? यूरेनियम। तो यूरेनियम क्या होता है? परमाणु भट्टी, यूरेनियम परमाणु भट्टी हो जाएगा इसका। फिर आता है कोबाल्ट, तो कैंसर का उपचार, तो ये कोबाल्ट हो गया कैंसर के उपचार में प्रयोग। फिर है घेंगा रोग, तो घेंगा हो गया आयोडीन, मतलब कि 3 नंबर। और कैल्शियम एवं आर्गन आपका हो जाएगा समस्थानिक, तो ये हो गया आपका चौथा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? चौथा हो गया। समस्थानिक नहीं, सॉरी, समभारिक। क्या हो जाएगा? ये आर्गन का समभारिक हो जाएगा, तो ये हो गया चौथा। और ये प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम, ये हमारा क्या हो जाता है? सम स्थानिक हो जाता है, तो ये 5वां हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जोड़ियां हो गई। सत्ता सत्ता की बात कर लेते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या लिखा है यहाँ पर कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान 35.5 U होता है। तो भाई सही है, कर लो। फिर आता है दूसरा कि थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की, नहीं की। ठीक है, तो समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होती है, तो समान होती है। फिर आता है चौथा, एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या 13 होती है, तो होती है। 5वां है हमारा कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 होता है, सही बात है, होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, नहीं होती, हाइड्रोजन की संयोजकता 2 नहीं होती। 8वां प्रश्न है मतलब 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या है हमारा कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है, सही है। उसके बाद आता है 8वां कि अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, हाँ होते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा 9वां कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तांबे की छलनी का प्रयोग किया था, नहीं किया था। 10वां प्रश्न आता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अध्याय कौन सा? 5वां चैप्टर पर। और अध्याय 5 कौन सा है हमारा? जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की क्या? मौलिक इकाई। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को क्या कर दें? लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलिए हम अब 5वां अध्याय को पढ़ते हैं। तो 5वां अध्याय जीवन की मौलिक इकाई। पहला है कि आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है पहली प्लाज्मा झिल्ली को, किसको? सॉरी, लाइसोसोम को जाना जाता है। अगला होता है हमारा कोशिका की खोजकर्ता। कौन ने की थी कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने
कोशिका की खोज की थी। फिर आता है तीसरा प्रश्न कि पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है, तो पादप कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज के द्वारा। फिर आता है आपका चौथा कि गुणसूत्र निर्मित होते हैं, तो गुणसूत्र काय से निर्मित होते हैं आपके उपरोक्त में से सभी, डीएनए से भी होते हैं, प्रोटीन से, सबसे होते हैं। पांचवा प्रश्न है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको हम? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अगला आता है हमारा क्या कि केंद्र काय पाया जाता है, केंद्र काय पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। अगला आता है हमारा सातवां कि क्रिस्टी पाई जाती है, तो क्रिस्टी किस में पाई जाती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। आठवां है कि केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार हैं, तो केंद्रक के आधार पर कितने हैं इसके? 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 9वां नंबर का कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, कौन सा है हमारा? अमीबा। फिर आता है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह कथन है, तो यह कथन किसका है? तो यह बिरचू का कथन है। ठीक है, ध्यान रखना है ये कथन। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा कौन सा? 11 नंबर का। तो 11 नंबर में प्रश्न में क्या है हमारे साथ कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्णक, ठीक है, हरे रंग का वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। फिर आता है 12 नंबर का कि मेथिलीन ब्लू रंजक से रंगा जाता है, किससे? केंद्रक। ठीक है, उसके बाद 13वां आता है कि डीएनए का खंड कहलाता है, तो डीएनए का खंड कहलाता है हमारा कौन? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? जीन कहलाता है। अब आते हैं अपन क्या? खाली स्थानों पर, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने पर। तो यहाँ पर पहला लिखा है कि जीवन की मौलिक मतलब मूलभूत इकाई है, क्या है मूलभूत इकाई? कोशिका है। तो क्या लिख लोगे तुम यहाँ पर? कोशिका लिख लो, कोशिका। ठीक है, कोशिका। अगला आता है कि प्लास्टिड प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जीव द्रव नाम खालिस्तान ने दिया था, किसने दिया था? ये दिया था आपके आपने दिया हक्सल, हक्सले, हक्सले से याद रखो, हक्सले। चौथा नंबर के गोल्जी उपकरण की खोज वैज्ञानिक ने की थी, तो किसने की थी? ये आपको याद होना चाहिए, कैमिलो गोल्गी है ना, गोल्गी ने की थी। अगला है कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन खालिस्तान कोशिकाओं में होता है, तो कायिक में होता है। अगला आता है छठा कि क्लोरोफिल में पाया जाता है, कौन? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर जोड़ी पर, तो जोड़ी देखो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है जोड़ी का, RER मतलब ये किसका निर्माण करती हैं? तो ये करती हैं प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद आता है SER, तो ये करती हैं आपका वसा का संश्लेषण। क्या करती हैं? वसा का संश्लेषण। दूसरा है आपका गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी काय लाइसोसोम का निर्माण करता है। फिर आता है प्लास्टिड, प्लास्टिड कहलाता है हमारा प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण ये हो जाएगा हमारा चौथा नंबर। फिर आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, ये 5वां हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब आते हैं उसके बाद सत्य असत्य पर, तो सत्य असत्य क्या है हमारे? पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कि अनुवांशिकी की इकाई गुणसूत्र है, तो हाँ, अनुवांशिकी की इकाई गुणसूत्र है, याद रखना है। एकल झिल्ली वाला अंगक राइबोसोम है, तो हाँ, एकल झिल्ली वाला राइबोसोम है। तीसरा है कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य, नहीं है। ठीक है, तो जीवन। अगला आता है चौथा कि किशमिश को पानी में रखने पर विसरण के कारण फूल जाती है, इस वजह से फूल जाती है, विसरण के कारण नहीं फूलती। अगला प्रश्न है हमारा 5वां कि स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, तो होता है। छठा प्रश्न है हमारा क्या है कि ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो है। अगला प्रश्न है कि अंतःप्रादीय जालिका 2 प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिए? 5 चैप्टरों को अच्छे से हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, अब ये वीडियो हो गई आपकी
अब ये वीडियो हो गई है बड़ी, तो हम अब इसको इतना ही रहने दे रहे हैं। तो 1 से 5 चैप्टर तक हमने इसकी ओडी पढ़ ली। अब हम अगले वीडियो में आपको 6 से लेकर यहाँ पर आपकी कितनी 10 तक वीडियो कवर करवा देंगे, या हो सकता है ज़्यादा करवा दें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ।